नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन को। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट आया कब था? ध्यान रखिए, मार्च 1919 में, मार्च 1919 में आया था और इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। क्रांतिकारियों का दमन करना रॉलेट एक्ट का, इसी रॉलेट एक्ट में ही कहा गया था। ना कोई कानून, ना कोई डिसीजन, ना कोई इस प्रकार से भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, इनका नाम था पूरा, ये रॉलेट एक्ट जो हम सुनते हैं वह न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के नाम पर बना था, क्योंकि इनकी ही अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। आप रॉलेट एक्ट के बारे में समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट जो था वह भारतवर्ष के क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में गठित किया गया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ लंदन में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा निर्णय लिया गया था। महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? लगान, कृषि से संबंधित लगान, ये न देने का सुझाव जो है स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट कौन सा है? इंग्लिश में इसका नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले ही रॉलेट एक्ट का पारित होना था। रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। चलिए आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सफीउद्दीन कुचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। तो ये क्यों बुलाई गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में, जो रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को सभा बुलाई गई थी। वहां जनरल डायर, कौन? जनरल डायर द्वारा नियति भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। देखिए कितना एक सामूहिक नरसंहार हुआ था।
1000 लोग, इससे भी ज़्यादा संख्या थी, ये सरकारी आंकड़ा है। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यही जालियांवाला बाग हत्याकांड है और इसी के विरुद्ध में 1940 में जाकर के जनरल डायर की हत्या लंदन में सरदार उधम सिंह ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसी विख्यात व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट हुड की उपाधि थी, इनकी नाइट हुड की उपाधि को वापस कर दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने। के शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में जाके मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे और उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। चलिए स्वतंत्रता संग्राम की कुछ प्रमुख घटनाओं को हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। बात है 1885 में। तो सन 1885 में क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। फिर 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1909 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। काफी ये सभी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं को याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की आह्वान किया गया। 1935 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का मांग किया गया। 1942 में भारत स्वतंत्रता के लिए समझौते का शर्त तय किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते का शर्त 1942 में। 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन असफल हो गया। जो भारतीय कैबिनेट आया था वो असफल हुआ। फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता की बात हुई और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जालियांवाला बाग, यह हंटर कमेटी जालियांवाला बाग से समिति संबंधित थी। वो गांधी जी ने पन्ने पर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। पन्ने पर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा गांधी जी ने किसको दी थी? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को। चलिए इसी में हम खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो भारत में चलने वाले खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? जो भारत में खिलाफत आंदोलन चला उसका कारण तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना था। देखिए, तुर्की में खलीफा पद को समाप्त किया गया था और वह आंदोलन भारत में चला था। कौन समाप्त किया था? इंग्लैंड में। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। इस खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में
आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का गांधी जी को कौन प्रोत्साहन किया था? तो यही खिलाफत कमेटी ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 में। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो सी.आर. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। असहयोग आंदोलन के समय। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। कौन सा? कैसरे हिंद। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन ही था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि अनिष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड हुआ एक फेमस कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में घटित हुआ। थाने में आग लगा दी गई और करीब 20-22 सिपाही जल गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह घटना 5 फरवरी 1922 की है। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां पर थे? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी. प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। तो स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, सी.आर. दास। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो चित्तरंजन दास देश बंधु कहे जाते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिस समझौते को गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल 1925 में चुने गए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष 1929। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था।
यही तिरंगा झंडा फहराए थे। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का दिवस जो है, पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। यही कारण था 26 जनवरी 1950 के दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस की शुरुआत हुई थी। तो भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद उसी दिन से संविधान को पूर्णतः लागू करके भारतवर्ष पर संविधान के तहत शासन शुरू हुआ। नेहरू रिपोर्ट किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट को लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में समाप्त कर दिया। नेहरू रिपोर्ट पूछता है कई बार किसने नेहरू रिपोर्ट को लाया था? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। नवंबर 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आक्रमण पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किसके आगमन पर? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। कब? 17 नवंबर 1921 को किया गया था। तो इस प्रकार आज का सेशन हमारा एक इम्पोर्टेंट जीएस-जीके से भरा हुआ इतिहास का समाप्त होता है। दोस्तों, यदि चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।